प्रगतिशील लेखक संघ की इस गोष्ठी में आप सबका स्वागत। और जैसा कि इसके बारे में श्री पवन करण ने आप सबको बताया था, तो ये गोष्ठी आज इस नाटक के ऊपर है। और गीत ने इस नाटक का एक अध्याय पढ़ा, या कहना चाहिए कि एक दृश्य गीत ने इसको पढ़ा था। मैं देख रहा था कि गीत को कुछ कठिनाई इसके पढ़ने में आ रही है, क्योंकि ये हाथ का लिखा हुआ है। तो कई जगह पर मुझे लगता था कि वो हाथ के लिखे होने में कुछ दिक्कतें आती हैं। अच्छा, एक दिक्कत मुझे ये लगती है कि चूँकि लड़के अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी में ज़्यादा पढ़ते हैं, तो वो भी दिक्कत थोड़ी सी इसमें आती है। उच्चारण की भी दिक्कत, उच्चारण में थोड़ी सी उस तरह से कमजोरी आ जाती है। खैर, ये नाटक मेरा नहीं है। ये बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, एक फांटा मारा, इग्नेजियो सिलोनी। ये इटली के लेखक थे, उन्होंने ये लिखा था। और मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें मैंने पहले इसको स्पष्ट किया है, वही पढ़े देता हूँ। बस इतना ही कहना है, यह नाटक बुरे दिनों की रचना है। आज़ादी के बाद इस देश ने 1962, 65, 71 के युद्ध, कारगिल की चढ़ाई और गालवान में मक्कार लड़ाई देखी है। जाति और संप्रदाय की राजनीति तथा राजनीति प्रायोजित आतंकवाद के साथ साथ प्राकृतिक प्रकोप भी झेले भोगे हैं। पर कोरोना काल जैसे विकराल त्रासद दिन नहीं देखे। यह भी देखा ही गया कि जब देश में हर उत्पादन ठप था, श्रमिक 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर से परिवार और पोटलियां कांधे पर लादे, पांव प्यादे अपने अपने गांवों घरों की ओर इस चाह के साथ गिरते मरते चल पड़े थे कि जीना मरना जो भी हो, वह कम से कम अपनी देहरी पर अपनों के बीच तो हो। ऐसा और इतनी दूरी वाला महापलायन तो कदाचित बंटवारे के दिनों में भी नहीं हुआ होगा। और इसी भीषण समय में किसान आंदोलन। स्पष्ट है कि यह आंदोलन एकाएक प्रकट नहीं हुआ। कृषि लागत, उत्पादन और मूल्य को निरंतर व योजनाबद्ध ढंग से असंतुलित बनाते हुए सहस्राब्दियों से उत्तम खेती को अधम चाकरी से भी नीचे ले जाकर भीख के बराबर खड़ा कर दिया गया। चाकरी उत्तम हो गई। एक मध्यम दर्जे के किसान की आय सरकारी दफ्तर के चपरासी से भी आधी रह गई। आवारा और वैश्या पूंजी के दल्ले, स्तंभकार, विशेषज्ञ अखबारों और मीडिया के जरिए दर्शकों से चीख रहे थे कि कृषि उत्पादनों साधनों पर सब्सिडी बंद कर खेती को आयकर के दायरे में ले लो। जबकि यही वर्ग औद्योगिकीकरण व निजी क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक छूट और उसके अधिकतम लाभ की पैरोकारी में लगा रहता है। गांव की उपेक्षा कर सरकारें कस्बे को शहर, शहर को नगर, नगर को महानगर तथा महानगर को मेट्रो सिटी बनाने के सपने दिखा रही थीं। और इस कथित विकास के लिए पानी, मिट्टी, गिट्टी, चूना, लकड़ी, लोहा, मजदूर जैसे प्राथमिक संसाधन बनकर खपने की जिम्मेदारी गांव देहात के कंधों पर आना ही है। जंगल कटने, पहाड़ खोदने और धरती की छाती छलनी कर अंधाधुंध दोहन की लूटमार का परिणाम प्राकृतिक असंतुलन और प्रतिक्रिया के रूप में सामने आना ही है। तो अधिक से अधिक पाने की लालसा से भरे आदमी की असीमित और विस्तारवादी तृषा का प्रतिफल प्राकृतिक आपदाओं तथा महामारियों के रूप में भी सामने आता है। आश्चर्य तो यह है कि मानव जाति पर ऐसी भयंकर आपदा में भी राजनीति अवसर खोजती है, तो आंदोलन स्वतः स्वभावतः ही उमंगने लगता है।
इन दिनों मुझे फांटा मारा का एक बार पुनः सो भी शिद्दत से स्मरण हुआ। इग्नेजियो सिलोनी का यह छोटा सा उपन्यास मैंने कोई 30 वर्ष पूर्व खरीदा और पढ़ा था। भारतीय किसान की त्रासदी से बहुत मेल खाता कथानक है इसका। पात्र और स्थान भले इटालियन है, इटली के थे वो इग्नेजियो सिलोनी। पात्र और स्थान भले इटालियन है पर गांव हिंदुस्तान जैसा ही है। वही शाश्वत दरिद्रता जो पिता से पुत्र को विरासत में मिलती है और पुत्र अगली पीढ़ी को सौंप जाता है। कवि केदार की कविता है, केदारनाथ अग्रवाल की। जब बाप मरा तब यह पाया, भूखे किसान के बेटे ने घर का मलबा, टूटी खटिया, कुछ हाथ भूमि वह भी परती, चमरोधे जूते का तल्ला, छोटी टूटी बुढ़िया ओगी, दर की गोर सी, बहता हुक्का, लोहे की पत्ती की चिमटी। बीती सदी के छठे दशक में यह थी किसान की पैतृक संपत्ति। सन 1936 में प्रेमचंद का होरी गोदान की इच्छा लिए ही मर गया था। बेशक आज का गांव बहुत कुछ बदला है, आर्थिक संपन्नता बढ़ी है, पर उन्हीं परिवारों की जिनके पास खेती के अलावा आय के अन्य स्रोत हैं। वैसे तो सामान्य किसान खेती से इतना ही कमा पाता है कि पढ़ाई और दवाई में अपनी जमा पूंजी बेचकर मरने से बचा रहे। खेती उसका अस्तित्व बना रहने देती है पर जीवन जीने नहीं देती। अच्छे भले किसान की आय और किसी व्यापारी या राजनेता या अधिकारी या डॉक्टर की आय से मिलने वाले धन में आश्चर्यजनक विषमता है। फांटा मारा के देश की यही स्थिति रही होगी। तो सदी के उस अंतिम दशक में मुझ में इच्छा जगी कि मैं इसे नाटक का रूप दूं, जो कुछ तो बेध्यानी और कुछ आजीविका के झंझटों में पीछे छूट गई। किसान आत्महत्याओं के कालखंड में फिर से फांटा मारा का स्मरण हुआ, पर तब भी खेती के साथ अतिरिक्त आय का जुगाड़ करने की व्यस्तता थी। साथ ही उपन्यास पर भी काम चल रहा था और 30 वर्ष पहले खरीदी वह छोटी सी किताब भी मेरी किताबों के अव्यवस्थित अरण्य में कहीं गुम थी। किसानों की आत्महत्याओं से कोई सरकार परेशान न दिख रही थी। सांसद, विधायक, नौकरशाह सब अपने वेतन भत्ते बढ़ाने में एकमत थे। इसके लिए कोई आर्थिक संकट आड़े न आता था। किसान अलग अलग जातियों में बांटा जाकर अलग अलग झंडों का वोट बैंक बना अपने घाव चाट कर संतोष पाने लगा। अब इस सच्चाई से आंख नहीं चुराई जा सकती कि यदि सिंहासन सुरक्षित है तो गरीब गुरबा की मौतों से सरकार को कोई अंतर नहीं पड़ता। चाहे जिस दल की सरकार हो, सबका चरित्र कमोबेश एक जैसा होता है। हाँ, निरंकुश सरकार अभिमानी और मनमानी हो जाती है। तो महामारी और महंगाई के इस बुरे समय में जाने क्यों और कैसे अचानक एक कानून आया कि सरकारी हुक्मरानों कारिंदों का हर हुक्म स्वीकार कर लेने वाला अनेक जातियों समुदायों में बटा किसान इस कानून की नाफरमानी में खड़ा हो गया। विडंबना यह कि टुकड़खोर चारणों ने किसान की छाती पर आतंकवादी, देशद्रोही जैसे विशेषण चिपका दिए। जिनके बेटे, भाई, परिवारीजन देश की सीमा पर लड़ते हुए जान की बाजी लगा रहे हों, वे देशद्रोही। कोरोना के डर से घर में दुबके बैठे मुझे लगा कि मैं फांटा मारा के किसान में बदलने लगा हूँ। जैसा सरकारी कारिंदे, मोटे, मदमाते, खाए अघाए लोग उन्हें समझते थे, जाहिल, बदबूदार, कुछ भी खा पी कर या भूखे रहकर भी जी लेने वाले दो पाए जीव। मैं फिर फांटा मारा किताब खोजने लगा। किताब मिल नहीं पा रही थी और मुझे उस कथा वस्तु की आधी अधूरी स्मृति के सपने आने लगे थे। क्रमहीन, विकलांग, खून और खाक में लिथड़े सपने। सिर भारी रहता, भूख कम हो गई, शरीर में टूटन, कभी कभी भय साफ साफ बेआवाज सरकता कि कहीं कोरोना संक्रमित तो नहीं हो गया। जांच करवाने में भय यह था कि उन दिनों जो भी जांच को जाता उसकी खबर मिलती कि पॉजिटिव होकर लौटा है। पॉजिटिव शब्द इतना भयावह कभी भी नहीं पढ़ा सुना गया था। इन्हीं दिनों अचानक वह किताब हाथ लग गई। फांटा मारा
सीधी सादी सरल लगने वाली भाषा में अत्यंत जटिल संरचना है। उस पर लेखक इग्नातियो सोलोनी ने अपने प्राक कथन में कुछ संकेत दिए हैं। ये उन्होंने ही लिखा है। जिन घटनाओं का फांटा मारा में घटित होना बताया गया है वे नितांत काल्पनिक हैं, वे कभी नहीं हुई, बस किसी न किसी कारण गढ़ ली गई है, अन्य बहुत सी कहानियों की तरह, और उस दूरस्थ गांव के नाम मढ़ दी गई हैं जिससे उनकी सत्यता की जांच न हो सके। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया है, सब जानते हैं कि पुस्तकों में इटली स्वर्ग के समान देश है, अपना भारत भी स्वर्ग के समान है, जिसमें किसान गाते हुए खुशी खुशी काम पर जाते हैं, जिसमें सुंदर स्थानीय परंपरा के परिधानों में आवृत युवतियाँ संवेद गान गाती हैं जैसे कि पास के वन में बुलबुलें। पर फांटा मारा में यह सब कभी नहीं हुआ। जैसे एक उदाहरण है, जैसे मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, कभी नहीं उगले, कभी नहीं हुआ। यहाँ पे प्रतिवर्ष खेती से फ्यूसने के किसानों को केवल मरने से बचने जितनी आय होती है। प्रतिवर्ष खेती से जो धन उत्पन्न होता वह वहाँ नहीं रहता था, शहर, और प्रतिवर्ष शहर से राजधानी चला जाता था। फांटा मारा में भी वो घटनाएं घटी हों या न घटी हों, फांटा मारा नाम का कोई गांव हो या न हो, पर इन घटनाओं की विश्वसनीयता से इनकार नहीं किया जा सकता। बुद्धिमानों का अभिमत है कि एक गांव के माथे पर अनेक भ्रम पोतने के साथ चेहरा बिगाड़कर उसे उजाड़ दिया गया होगा। मैंने अनेक बुद्धिजीवियों में भी खेती किसानी के प्रति अजीब से अनुदार भ्रम देखे हैं। इस गांव से मरते बचते नगरों, महानगरों की ओर भागे स्त्री पुरुष बच्चे कथित बड़ों सुखी जनों के यहाँ झाड़ू पोंछा लगाते चौकीदारी चाकरी में जा खपे होंगे। फांटा मारा के साथ जो हुआ हो, पर यह तो हर देश, यहाँ तक कि हमारे देश का भी सच है कि श्रीमानों, सेठों, शाहों को सदियों से हाथ जोड़कर घिघियाता किसान ही भाता रहा है। आंखें मिलाकर सामने खड़े और अपना हक चाहते भरपेट को किसान को वो नहीं सह पाते, और वे कानून व्यवस्था की चिंता में डूबने लगते हैं। वे डरने लगते हैं, जानते हैं कि रोम तक पहुंचने वाली सारी सुविधाओं के मार्ग गांव से होकर गुजरते हैं। फांटा मारा बार बार मेरे सपनों में आकर मुझे बेचैन किए रहा, और इस बेचैनी से उबरने का मुझे एक ही उपाय सूझा कि उस भोगे भुगते को नाटक में बदल दूं। आसान नहीं था यह। वर्णन शैली में निबद्ध घटनापूर्ण कथानक को मंच प्रयोग में बदलना अत्यंत दुरूह उपक्रम है। ये नाटक की एक वो है शैली का, पर जाने कैसे ज्यों त्यों कर हो ही गया। वो कि घटनाओं के वर्णन को दृश्य में लाने के लिए अनेक बार विचलन हुआ और उसे संगत में लाया गया। दूधनाथ सिंह का कहना था, हमारे बड़े आदरणीय लेखक थे दूधनाथ सिंह जी, दिवंगत हो गए। उनका कहना था कि नाटक अपने आप में साहित्य की कठिनतम विधा है, क्योंकि उसका संबंध शब्द तक सीमित न रहकर अपनी पूरी बनावट में अभिनय और मंचीय व्यवस्था तक जाता है। बेशक कोई भी नाटक प्रयोग या मंचन में ही कृतकारी माना जाता है, पर अभिनव गुप्त ने यह भी तो कहा है, ये अभिनव गुप्त का मैंने यहाँ पे दिया है एक छोटा सा, उत्तम नाटक रंगमंच की अपेक्षा नहीं रखता। वह सहृदय हृदयों को अपने आंतरिक गुणों से स्वाध्याय के समय ही उसी प्रकार रसास्वादन करा सकता है जिस प्रकार रंगमंच पर अभिनय के समय सामाजिकों को आनंदित करता है। यानी अगर अच्छा नाटक है, जैसे अभी गीत ने पढ़ा, उसको अगर पढ़ा जाए या वैसे, तो वो भी रसास्वादन कराता है।
पर सिर्फ आनंद भी मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि सहृदय जन किसान की अप्रतिहत जिजीविषा और संघर्ष को निकट से जान सकें, आह को महसूस कर सकें। मेरा लेखक तो निमित्त मात्र है, ये मैंने इसमें लिखा है। और ये फांटा मारा को गांव गाथा नाम मैंने इसलिए दिया है कि आदरणीय परशुराम शुक्ल विरही ने जो उसका अनुवाद किया है, उसमें कोष्ठक में लिखा हुआ है एक गांव की कहानी। तो वो अच्छा बड़ा विचित्र है। मैं तो अब चूँकि समय इसमें नहीं था ज़्यादा उसके पास, गीत के पास, आप देखिए कि किस तरह से कानून बनाते हैं। कानून वाला उसने यहाँ पे प्रकरण रखा, इतना उलझा हुआ कानून है कि वो किसानों की समझ में नहीं आता है। सरकारी जो ये मेरी कल्पना नहीं है, ये इग्नेजियो सिलोनी की ही कल्पना है। सरकारी नाला आ रहा है और मोड़ दिया जाता है ठेकेदार के कारखानों की ओर, और उसमें जब कहता है कि ये तो किसानों की मांग थी साहब, शहर गांव का विकास किया जाए, तो हम गांव का विकास कर रहे हैं उससे। अब उसमें जो होती है तो कहता है कि साहब ये हिस्सा कैसे दान सरकोष से जिसका बार बार नाम आ रहा था, वो एक दलाल है बीच का, पढ़ा लिखा, जो शहरों में होते हैं। हाँ, तो वो जो वो बनाई जाती है उनके बीच में, तो उसमें ये उन्होंने कहा कि साहब गांव को ज़्यादा हिस्सा दिया जाएगा। उन्होंने कहा गांव को ज़्यादा हिस्सा कैसे दिया जाएगा, कि फांटा मारा का जो बह रहा है उसके 2 हिस्से किए जाएंगे। एक हिस्सा तो चला ही गया ठेकेदार के लिए, एक हिस्से को तो छोड़ दीजिए। अब जो बचा उसमें से 3/4 दान सरकोष से वो उसको जाएगा ठेकेदार को, और जो बचेगा वो पूरा का पूरा किसानों को चला जाएगा। मतलब इधर पूरा शब्द उन्होंने जोड़ दिया कि बचा हुआ पूरा जाएगा, मगर उधर चला गया पूरा का पूरा 3/4 हिस्सा। तो इस तरह के जो कानून बनते हैं वो किसानों की समझ में तो आते नहीं हैं, ये कानून बनते हैं। तो इस आधार पर ये गांव गाथा नाटक लिखा था। मैं गीत को धन्यवाद देता हूँ कि उसने अपने इसको आवाज़ दी, अपने शब्दों में इसको पढ़ा, आप सब लोगों ने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।